हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट ऑर्गेनिक। और लास्ट क्लास में हमने आपको एल्केन का प्रिपरेशन बताया था, कोल्बे मैकेनिज्म बताया था, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म बताया था हमने। उससे पहले हमने डीकार्बोक्सिलेशन बताया था। ठीक है, तो अब एक लास्ट और रह गया है, आप उसको लिख लो, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, राइट डाउन लास्ट पॉइंट प्रिपरेशन में, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, इसमें लिखना आप, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ B2H6, when alkene react with B2H6 in presence of Lewis base, in presence of Lewis base produced organoborane, which on hydrolysis give long chain higher alkane. गिव लॉन्ग चेन हायर एल्केन। आगे लिखना, कपलिंग ऑफ हायर एल्केन, कपलिंग ऑफ एल्काइल बोरेन कैन बी ऑल्सो, coupling of alkyl borane can also be achieved, by means of silver nitrate by means of silver nitrate in presence of sodium hydroxide, in presence of sodium hydroxide at 298 Kelvin, at 298। तो यहां से देखना आप, when alkene react with B2H6, when alkene react with B2H6 in presence of Lewis base produce organoborane, ये हमारा प्रोड्यूस हुआ जिससे कार्बन डायरेक्ट अटैच है, इसलिए ऑर्गेनोबोरेन बोला गया है। यहाँ CH3CH2, ठीक है, CH2 और ये R है, CH2 और ये R है, और ये CH2 और ये R है। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसको बोला गया ऑर्गेनोबोरेन। ये ऑर्गेनो जो बोरॉन है कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, विच इज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लॉन्ग चेन हायर एल्केन, जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यानी वाटर से रिएक्शन करने के बाद हाइयर एल्केन देता है। कपलिंग ऑफ डाइबोरेन कैन बी ऑल्सो अचीव्ड। अब इनको हमें कपलिंग करना है, इन दो को जोड़ना है। हाइड्रोलाइसिस करने से लॉन्ग चेन देता है, नो प्रॉब्लम, ये हम बाद में रिएक्शन हम देखेंगे। कपलिंग ऑफ एल्काइल बोरेन कैन बी अचीव्ड बाय मींस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब इसको सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया जाता है तो कपलिंग हो जाता है, ये दो पार्ट इसका कपलिंग हो जाएगा। ठीक है,
एक पार्ट और भी लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पर हम केवल H से रिएक्शन करवाए, H प्लस से, केवल यहाँ पर हमें H प्लस से रिएक्शन करवाए तो RCH2 और ये CH3 यानी वही वाला हो गया। और ये कितना मिलेगा? 3 टाइम्स मिलेगा। ये नहीं कि 3 कपलिंग नहीं हुआ है। हाइड्रोलाइसिस मतलब H प्लस वहां दिया गया है या एसिडिक मीडियम में है, तो यहां से हमें 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो फाइनल हमें ये देखना है कि अगर हम एल्कीन को डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो इसका मैकेनिज्म भी होता है, पहले आप डायरेक्ट याद रखो कि डायरेक्ट कैसे बनता है। तो डायरेक्ट में क्या याद रखोगे आप? अगर कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, अगर हमने यहाँ रिएक्शन करा है B2S6 के साथ, ठीक है, तो ये हमें बनता है RCH2 और CH3 और ये हो जाता है बोरॉन, होल ट्वाइस बोरॉन, यानी 3 टाइम्स इससे जुड़ जाता है। और ये जुड़ने के बाद अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं AgNO3, ठीक है, AgNO3 और NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कपलिंग हो जाता है, कपलिंग हो जाएगा। और ये RCH2 CH2 फिर एक और CH2 CH2 और ये R, ये कपलिंग हो गया। ठीक है, अगर हमें केवल एक ही इसका चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसका हम रिएक्शन करवा देंगे H प्लस से एसिडिक मीडियम में या हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवा देंगे तो हमें 3 टाइम्स यानी 3 मोल मिल जाएगा RCH2 और ये CH3। तो यहाँ कपलिंग नहीं हो रहा है, यहाँ सिंगल मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिखो डायरेक्ट पहले, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। इसी को हम हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। अब एक चीज ध्यान देना, एक सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, तो B2S6 का फंक्शन याद रखना है। एक सेलेक्टिव क्या होता है? सेलेक्टिव रिएजेंट होता है जिसमें कि अगर दिया जाए SiA2BH और दूसरा दिया जाए ACOH, AC मतलब एसिटाइल, एसिटाइल बोले तो CH3C डबल बॉन्ड हो और ये एसिटाइल SiA2। ठीक है, तो इन केस ऑफ डाइइंस, तो यहां लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ डाइइंस, इन केस ऑफ डाइइंस, डाइइंस मतलब 2-2 डबल बॉन्ड है। इन केस ऑफ डाइइंस it is possible to reduce selective the less substitute alkene by using hindered borane such as diamyl borane, this one diamyl borane SiA2BH, diamyl borane, जिसमें कि हम अगर मान लो हमें 2-2 डबल बॉन्ड है और हमें एक ही डबल बॉन्ड को यहां से हटाना है, तो हम यहां पर सेलेक्टिव यूज करते हैं और ये डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा। ये डबल बॉन्ड से सिंगल नहीं बनेगा, ये डबल से एल्केन बन जाएगा, लेकिन ये रिंग वाला एल्केन नहीं बनेगा। तो ये सेलेक्टिव है, इसको थोड़ा सा स्टार बना के ध्यान रखना है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेन में एक चीज विशेष ध्यान रखना है, डाइएमाइल बोरेन में SiA2BH, तो याद फंक्शन याद रखना है SiA2BH और ACOH एसिटाइल, ये वाला फंक्शनल है। ठीक है, इनके प्रेजेंस में 2 रिंग है,
इन केस ऑफ डाई इंस, एक इंस यहाँ है, एक इंस यहाँ है, तो ये सिलेक्टिव होता है, इस डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर देगा, रिंग वाले को सिंगल में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डाई बोरेन वाला याद रखना आपको। तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रिपरेशन। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप हेडिंग डालना फिजिकल स्टेट। अब मान लो 4 कार्बन तक रहा, C1 2 C4 तक अगर रहा, मान लो एल्केन रहा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। और जैसे ही 5 से C5 से लगभग कहां तक जाता है, 17 तक, C5 से लेके अगर C70 तक हम गए तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और C18 के ऊपर ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ऐसा क्यों, तो उसका रीजन क्या है, तो मान लो हमने मीथेन लिया, एक मीथेन से दूसरे मीथेन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो मीथेन तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वैन डर वाल, और वो भी वीक होता है। तो वैन डर वाल किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो मास अगर कम रहा तो वैन डर वाल का वैल्यू क्या होगा, कम। अगर मान लो मीथेन लिया हमने, तो मीथेन और मीथेन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, मीथेन और मीथेन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो मीथेन क्या है, नॉन पोलर है, और ये भी क्या है, नॉन पोलर। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है कि ये नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो एक नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स बराबर है क्या, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल जो है वो मास पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल विल डिपेंड अपॉन मास, वैन डर वाल विल डिपेंड अपॉन, वैन डर वाल विल डिपेंड अपॉन मास। अगर मास ज्यादा है तो वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्या होते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे। तो देखो जब ये मास कम था तो ये दूर दूर थे, इसलिए गैसियस फेज में थे। जैसे यहाँ पर F2 Cl2 Br2 I2 ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यहाँ वैन डर वाल लगता है और यहाँ वैन डर वाल स्ट्रांग होता है। ये वैन डर वाल स्ट्रांग होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो उसी तरह से यहाँ है, अगर वैन डर वाल स्ट्रांग हुआ तो सॉलिड फेज में, वैन डर वाल थोड़ा वीक हुआ तो लिक्विड फेज में, वैन डर वाल और वीक हुआ तो गैसियस फॉर्म में, यानी यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो ऐसा एक रेंज निकाल दिया गया कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक गैसियस फॉर्म में होता है, पेंटेन के बाद 17 तक लिक्विड फॉर्म में होता है, और एबोव 18 आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लो फिजिकल स्टेट, और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स विल डिपेंड अपॉन मास, इफ मास विल लार्ज देन वैन डर वाल फोर्स आल्सो लार्ज। तो पहला हमारा फिजिकल स्टेट समाप्त हो गया। तो फिजिकल स्टेट में हमने क्या देखा, फिजिकल स्टेट में देखा हमने कि C1 से लेके C4 तक गैसियस फॉर्म में है, C5 से लेके C17 तक सॉलिड फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में है, और C18 के अबव सॉलिड फॉर्म में है। ऐसा क्यों, तो इनमें वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स मास पे डिपेंड करता है। और वैन डर वाल फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वैन डर वाल लगता है। सेकेंड अगर हम बात करें किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट
अब यहां जो होगा बॉइलिंग पॉइंट, हमें यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो देखना होगा वो ये देखना होगा सरफेस एरिया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो हम देखते हैं सरफेस एरिया पे देखते हैं। सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा, अगर हम ब्रांच में और लीनियर में बात करें तो ब्रांच के अंदर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और अगर ये क्या हो, अगर लीनियर चेन हो, लॉन्ग चेन हो तो उसके अंदर सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कभी भी अगर लॉन्ग चेन है और एक ब्रांच है तो हमें लॉन्ग चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। अगर पांच कार्बन का हमने एक कंपाउंड बनाया और लॉन्ग चेन है और एक ब्रांच है, तो ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लॉन्ग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन वैन डर वाल्स फोर्स। अब मान लो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका देखेंगे, सॉलिड का देखेंगे। जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो वैन डर वाल्स फोर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब मान लो हमने अगर C18 हमने लिया, C18 और क्वेश्चन नंबर 1 C18 और C38 ले लिया, और हमने लिया C20 और H42 ले लिया। अब हमने पूछा किसका ज्यादा है, दोनों लीनियर चेन है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हमारा आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। क्यों, इसका आंसर हम करेंगे वैन डर वाल्स फोर्स में, मोर मास मोर वैन डर वाल्स, इसका मास क्या है, ज्यादा है। मास अगर ज्यादा हुआ तो वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें वैन डर वाल्स क्या होगा, कम होगा। इसमें वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, जिसका मास ज्यादा हो उसमें वैन डर वाल्स ज्यादा हो, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें, मान लो हमने 5 मेंबर कार्बन लिया, एक लीनियर है और एक ब्रांच बन गया है, एक ऐसे ब्रांच बन गया 5 मेंबर का। ठीक है, तो हमें बोला गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया डिसाइड करेंगे। अब ये 5 मेंबर है, ये भी 5 मेंबर है, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, लीनियर का। तो लीनियर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इतना दूर में फैला होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक ब्रांच्ड है और एक लीनियर है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। कम होने के वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम गिरेगा। तो यहां तो डिसाइड करना हमारा आसान हो गया। ठीक है, जितना लॉन्ग चेन होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हमारे को फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, लॉन्ग चेन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हम बात ये नहीं करेंगे कि लीनियर है कि चेन है। अगर मान लो सेम मेंबर कार्बन है, सेम मेंबर 5 मेंबर है भी है, तो सेम मेंबर में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। तो सेम मेंबर लॉन्ग चेन में, सेम मेंबर चेन में, ठीक है, या सेम मेंबर स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है और किसका सरफेस एरिया कम है। तो एक ब्रांच है और एक लॉन्ग चेन है, तो हमेशा लॉन्ग चेन का सरफेस एरिया ज्यादा गिरेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हमारे को 2 फैक्टर पे डिसाइड करना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो ये है कि हमने इससे भी पहले भी पढ़ा था कि जितना ज्यादा सॉलिड होता जाएगा, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली देखें तो सॉलिड का ही हम बॉइलिंग पॉइंट चेक किया करते हैं और लिक्विड का चेक करेंगे। ठीक है,
सॉरी, हमें लिक्विड का मेन चेक करेंगे यहाँ पे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो जितना ज्यादा मेंबर कार्बन होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला क्वेश्चन उठता है, अगर C18 है C20 है, ठीक है, C18 है या C20 है, हम यहाँ पर 10 ही लेते हैं, 10 और यहाँ लेते हैं 22 और यहाँ पर लेते हैं 12 और यहाँ लेते हैं 26। तो इसका ज्यादा गिरेगा, इसका वेंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें वेंडरवाल फोर्स का ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो वेंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, वेंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें 5 मेंबर कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक ब्रांच में है और एक लिनियर में है, ठीक है, लॉन्ग चेन में, तो हम ब्रांच चेन में सरफेस एरिया यहाँ चेक करेंगे। अगर सेम मेंबर कार्बन मिल जाए तो सरफेस एरिया हम चेक किया करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। तो एक बार मैं लिखवा भी दूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट सबका कितना कितना होता है, पहले आप इसको लिख लो। तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज इन ब्रांचिंग, लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज इन ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांच में कम हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया से रिलेट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है, surface area will decrease in branching and also boiling point will also decrease in branching, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट इज दैट मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी इस दो चीज को ध्यान में रखना, मैं डेटा लिखवा दूंगा, हालांकि कंपेयर करने के लिए ये दो काफी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, राइट डाउन हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड किया जाता है वो कितना अच्छे से पैकिंग हुआ है, ठीक है, क्लोज पैकिंग कितना अच्छे से हुआ। याद होगा तुम्हें, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो सिस और ट्रांस के बारे में बात किया था और बोला भी था कि ट्रांस में पैकिंग बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है पैकिंग पे कि पैकिंग कितना अच्छा से हुआ। तो थर्ड पॉइंट इज दैट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज दैट मेल्टिंग पॉइंट। तो इस पे डिपेंड करता है पैकिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग, जितने स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग हुआ होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हम क्वेश्चन ले, एक मैंने आपको बताया था कि एक सीस लिया हमने, सीस लिया, एक ट्रांस लिया, ठीक है, दिस वन इज ट्रांस, चलिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, दिस वन इज ट्रांस और दिस वन इज सिस, ठीक है। अब हम बात करें कि पैकिंग किसका ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ऐसा? तो ट्रांस के अंदर जो पैकिंग होता है वो गुड पैकिंग होता है, इसके अंदर पैकिंग बहुत अच्छे से, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से जमते हैं। ऐसा लगता है सिस में अच्छे से जमेंगे, बट ट्रांस में अच्छे से जमते हैं, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सिस, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ कुछ अभी बातें करेंगे, इसमें लिखना थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट में इधर उधर प्रॉब्लम है, इसमें दो चार पॉइंट नोट डाउन करना आप। पहला पॉइंट लिखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन do not show regular variation. The melting point of alkane, the melting point of alkane do not show regular variation, do not show regular variation in molecular size, in molecular size. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, alkane of
even number of carbon atom, alkane of even number of carbon atom having higher melting point, having higher melting point, having higher melt, having higher melting point. As compared to immediately next lower alkane, as compared to immediately as compared to immediately next lower alkane with odd number of carbon atom, with odd number of carbon atom. This is known as alteration effect. This is known as alteration. This is known as alternation. ALTERNATION, alternation effect. ठीक है, आगे लिखना. This happen because this happen because with odd number of carbon, with odd number of carbon atom have their end carbon atom, odd number of carbon atom. This happen because alkane with odd number of carbon atom have their end carbon atom on the same side of the molecules, end carbon atom on the same side of the molecules, and even number carbon atom and even number carbon atom, alkane having their end carbon atom on the opposite side of the molecules, of the opposite side of the molecules, of the opposite side of the molecules. Of the opposite side of the molecules. ये देखना कितने मेंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ये एंड को पकड़ो, 1 2 3 4, इस एंड को पकड़ो आप. तो इवन में दोनों एंड अपोजिट साइड होता है और ऑड में दोनों एंड सेम साइड होगा. ठीक है, आगे लिखना. Thus, alkane with even number of carbon atom. हाँ, ये रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, दोबारा इसको जहां से लिख रहे हो वहां से लिख लो. Alkane with even number of carbon atom packing closely. Alkane with even number of carbon atom. Alkane with even number of carbon atom. Alkane with even number of carbon atom packing closely. ट्रांस वाला सिस्टम है इसमें. Packing closely in such a manner greater force of attraction will applied. In such a manner greater force of attraction will applied. In such a manner greater force of attraction will applied. In such a manner greater force of attraction will applied.
greater force of attraction will applied, hence higher melting point, hence higher melting point, hence higher melting point। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, among isomeric alkane, among isomeric alkane जिसका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, among isomeric alkane higher branch isomer, higher branch isomer has highest melting point, higher branch isomer, higher branch isomer, higher branch isomer has highest melting point due to most compact packing in solid, due to most compact packing in solid, due to most compact packing in solid, due to most compact packing in solid। देखो बॉइलिंग पॉइंट, एक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो था वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, इसमें ब्रांच अगर जितना होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांच जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। सरफेस एरिया लॉन्ग चेन अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और हायर कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट इज लार्जर देन लोअर कार्बन। ये तो हमें सोचना ही नहीं है, पहला क्वेश्चन में अगर ब्रांच वाइज है तो हम किसको चुनेंगे, लॉन्ग चेन को, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेरिएशन होता है, मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन होता है, पहला वेरिएशन ऑड में और इवन में। तो मेल्टिंग पॉइंट जो देखा जाता है वो इस बात पर देखा जाता है कि पैकिंग कहाँ अच्छा हुआ है, जहां कॉम्पैक्ट पैकिंग हुआ है, अच्छे से पैकिंग हुआ है, वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। और इवन और ऑड में अगर हम बोले, इवन और ऑड में, तो अगर इवन नंबर हम कार्बन में देखें और ऑड नंबर में कार्बन में देखें तो ऐसा बोला जा रहा है कि इवन वाला में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अपोजिट साइड होगा, इवन वाले में ये दोनों एंड अपोजिट साइड होता है, इसकी वजह से कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, और कॉम्पैक्ट पैकिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो पहला हमारा इवन और ऑड में मतलब कंटिन्यूअसली एक 5 और एक 6, ठीक है, तो इवन वाला में ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है कि अगर आइसोमर्स है, अगर आइसोमर्स, चलो मान लेते हैं पेंटेन ही है, पेंटेन ही है 1 2 3 4 5, और ये हमने आइसोमेरिक फॉर्म बनाए, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या कोई भी ले लो, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ये बोला जाता है कि पैकिंग कहाँ अच्छा हुआ है, हम ये बोलते हैं सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं, जबकि यहाँ सरफेस एरिया से लेना देना है। यहां पर ये बोला जाता है कि इसका पैकिंग कॉम्पैक्ट पैकिंग होगा, कॉम्पैक्ट पैकिंग होगा, इसमें पैकिंग बहुत अच्छे से होगा। तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा, जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। मोर ब्रांच मोर मेल्टिंग, सॉरी मोर ब्रांच मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग, और मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग मोर मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका कंसेप्ट है। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, किसी को बीच में छूटा है तो लिख लेना उसको, चलो इसको लिख लेना, स्टार्टिंग से बोल दे रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डू नॉट शो रेगुलर वेरिएशन, बिल्कुल स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डू नॉट शो रेगुलर वेरिएशन विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। इसके जैसा नहीं था कि हाइयर है तो इसका भी आंसर हाइयर ही होगा, नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें, हाइयर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
लॉन्ग चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिंपल सा है बॉइलिंग पॉइंट, उसमें कोई प्रॉब्लम आता भी नहीं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट जो है वो पैकिंग पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि हायर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नहीं, इवन और ऑड पे चला आता है। उसका रीजन क्या है इवन और ऑड का, ये पैकिंग कितने अच्छे से पैकिंग हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डू नॉट शो रेगुलर वेरिएशन विद इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर साइज। साइज बढ़ेगा तो ऐसा कोई हम जरूरी नहीं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, it has been observed that alkane with even number of carbon atom having higher melting point as compared to immediately next lower alkane with odd number of carbon atom। एक हमने इवन नंबर लिया और एक ऑड नंबर लिया कंटिन्यूअसली, तो इवन का ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन इफेक्ट। और ये इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है, तो this happen because alkane with odd number of carbon atom having their end carbon atom on the same side, odd में सेम साइड होता है और इवन में अपोजिट साइड होता है, ठीक है। और इवन में अपोजिट साइड होता है। तो इवन वाला में पैकिंग क्या होता है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है। तो इन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पैकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग in solid state, that's why its melting point will be higher। अब हम थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि हमारा ये तो कंसेप्ट है, अब हम थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेटा के अनुसार से क्या बोल रहा है। तो थोड़ा सा हम डेटा पे जाते हैं। तो हमारे ये दो कंसेप्ट है, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट जो है परफेक्ट पैकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग देखा जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो देखा जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच और सरफेस एरिया देखा जाता है, ठीक है। मैं कुछ डेटा आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे CH4 है, CH4 का ब्रांच नहीं है, ऐसी नॉर्मल है, तो 111 केल्विन में होगा, 111 केल्विन, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 90.5, ठीक है। अब C2H6 है, ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाए, तो ये है 184.4, ठीक है। पहले एक लिख दे रहा हूं। C3H8 है, ये C4H10 है, और ये C4H10 है, इसमें एक ब्रांच है, ठीक है। C5H12 है, C5H12 है और C5H12 है, ठीक है। ये है N पेंटेन और ये आइसोपेंटेन और ये है नियोपेंटेन, ठीक है। तो C3H8 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 230.9 और ये है 272.4 और ये है 261 और ये है 309.1 और ये है 300 और ये 282.5। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 101 है, 85.3 है और ये है 134.6 है और ये है 114.6 और ये है 143.3 है और ये 113.1 है और ये 256.4 है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस पर ऑब्जर्व करते हैं कि हुआ क्या क्या है। तो ये तो लीनियर मतलब सिंगल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 है। अगर हाइयर, केवल पहले बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, तब मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। पहले इस डेटा को चेक करो, ठीक है। अब ये 1 मेंबर कार्बन है, ये 2 मेंबर हो गया, तो ये जो हो गया C2H5 मीथेन इथेन, तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इसमें हाइयर कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हाइयर हो गया, हाइयर एल्केन, इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो गया। और हाइयर एल्केन, इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो गया। यानी बॉइलिंग पॉइंट में जितना ज्यादा हाइयर होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। C4H10, इसमें एक ब्रांच है, एक ब्रांच बना दिया गया, जिसे एक लीनियर है और एक क्या है, ऐसे है। एक ऐसे लीनियर है और एक ऐसे है, एक ब्रांच बना दिया गया। यहां लिख लेना 1 ब्रांच। जैसे ही ब्रांच बनाया गया तो इसका
बॉइलिंग पॉइंट घट गया इससे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका। तो हमारा वे आंसर हो गया। तो एक ब्रांच हमने बनाया, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये देखो एन पेंटेन है, 1 2 3 4 5। अब ये आइसो है, आइसो एक नियो है, तो दिस वन इज लॉन्ग चेन। 5 वाला देखना, ये एन पेंटेन है, ये आइसो है, दिस वन इज आइसो, ये आइसो है, और ये नियो है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। दिस वन इज नियो पेंटेन और दिस वन इज आइसो, ठीक है। तो ये एन पेंटेन है, एन पेंटेन, दिस वन इज एन पेंटेन। अब एन पेंटेन का, अब पहले इसमें देखो, इसमें और इसमें, तो 4 में कितना भी ब्रांच रहे और ये 5 है, तो इसको ब्रांच से मतलब यहां पे नहीं है। अब यहाँ एक ब्रांच है और एक लिनियर है, तो यहां हम ब्रांच नहीं देखेंगे, यहाँ पर हमें हायर कार्बन ही देखना है। तो हायर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इनमें अगर ढूंढना है कि ब्रांच है सर, इसमें ब्रांच नहीं है तो लिनियर, तो इसमें ऐसे भी हायर को ही ढूंढना है। अगर इसमें ब्रांच है तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। देखो इसमें नियो पेंटेन में जितना ज्यादा ब्रांच है उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो यहाँ ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया है। तो इस तीनों में देखो घटता हुआ नजर आ रहा है, 309, 300, 282। जितना ज्यादा ब्रांच उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर हम कैसे चेक करेंगे? हायर कार्बन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसका ब्रांच होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बात खत्म। अब हम बात करते हैं इस पे मेल्टिंग पॉइंट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो दो तरह से हम बात करेंगे, इवेन और एक ऑड है। तो ये 1 और ये 2, ठीक है, तो ये इवेन है, ये ज्यादा हो। अब ये देखो ऑड है, ये ऑड में ऑड नंबर है, तो ये इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑड वाला का कम हो जाएगा, ऑड वाला का इससे कम होगा। देखो इससे कम आया है। अगर फिर हम इसमें बात करें तो इसमें 4 मेंबर में बात करें तो 4 मेंबर का 3 मेंबर से ज्यादा होगा, नो डाउट। 4 मेंबर का 3 मेंबर से कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां एक है 134, 85 से आ गया है 134, 134 से आ गया है 114, ठीक है। और यहाँ डिपेंड करेगा इस तीनों, पहले देख लो, इस तीनों में सबसे ज्यादा यहाँ है। जितना ज्यादा ब्रांच होगा, जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस तीनों पहले ऑब्जर्व करो, मोर ब्रांचिंग मोर मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन आता है, देखो बीच में इसका कम हो गया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में, बॉइलिंग मेल्टिंग पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में एक रेगुलर वेरिएशन नहीं होता है। अब इसका ज्यादा हो गया तो देखो इसका ज्यादा होना चाहिए था, इसका ज्यादा होना चाहिए था, इसका ज्यादा हो गया है, तो एक रेगुलर वेरिएशन नहीं देता, इसलिए आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा मेल्टिंग पॉइंट में, एक रेगुलर वेरिएशन नहीं देता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसमें, ओके। अब लिख लो लास्ट पॉइंट, सोलुबिलिटी, ठीक है, सोलुबिलिटी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक रेगुलर वेरिएशन में नहीं देता है। तो इसमें लिख लो सोलुबिलिटी, इसमें लिखना द सोलुबिलिटी ऑफ कंपाउंड, द सोलुबिलिटी ऑफ कंपाउंड, द सोलुबिलिटी ऑफ कंपाउंड is governed by GOVERNED, governed by like dissolve like, ये तो हमने सोल्यूशन में पढ़ा है, ये like dissolve like। therefore alkane being non-polar, therefore alkane being non-polar, therefore alkane being non-polar and almost insoluble in water,
एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये सब क्या होता है, नॉन पोलर, और वाटर क्या होता है, पोलर। आपको मालूम है कि पोलर और नॉन पोलर जल्दी डिजोल्व नहीं होता, लाइक डिजोल्व लाइक। नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में, बेंजीन में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर बट more soluble in organic compound, but more soluble in organic compound, ethanol, ether, but more soluble in organic compound, ethanol and ether, बेंजीन भी लिख सकते हो, more soluble in ethanol, ether, बेंजीन, जितने नॉन पोलर हैं वो सारे फुल स्टॉप डाल के लिखना। The solubility decrease with increase in molecular weight. 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 ठीक है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बना के इस पर देखेंगे एक दो क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट लिखना, थर्ड पॉइंट हो गया ना। पहला हमारा था फिजिकल स्टेट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट और चौथा सॉल्युबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट लिखना डेंसिटी, डेंसिटी। फिफ्थ पॉइंट लिखना डेंसिटी, इसमें लिखना डेंसिटी ऑफ alkane increase, density of alkane increase, density of alkane increase, density of alkane increase with size of molecules, with size of molecules, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितना ज्यादा इसका साइज होगा मॉलिक्यूल्स, जितना हाइयर कार्बन होगा उतना ही डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें एक पॉइंट नीचे लिखना, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, वाटर से, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एंड हो गया हमारा।